Okay. I welcome you all in this session. This is a Java lecture one, and in this session we will cover about the basics of Java. What the basics and how the compilation of a program, how the execution is going on. So this is these topics we will discuss in this lecture. So okay, now we are going to start. Just I'm sharing my screen. I hope my screen is visible. Let's start. Okay. Thank you for the confirmation. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जावा की जो अगर मैं बात करूं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम जावा प्रोग्रामिंग एक्चुअल में करते हैं तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है एक डेवलपमेंट टूल की। तो मैं आपको सबसे पहले आज का एजेंडा दिखाऊं कि आज हम किस चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने एक माइंड मैप तैयार किया हुआ है जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आज का लेक्चर का फ्लो बेसिकली होने वाला क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी these are some specific things and topics on which we will talk about, but make sure it will be a fully practical session as well. We are ready with our IntelliJ ID and whatever you can say. And one most important thing before I want to start the session कि हम इस सेशन को जो करेंगे तो मैंने उसके लिए IntelliJ ID प्रेफर किया हुआ है। ठीक है, तो इस IntelliJ ID पे हम सारे प्रोग्राम करेंगे। आप लीड कोड के ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह इन सब पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो और अगर आपको IntelliJ ID को डाउनलोड करने या सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका पूरा का पूरा एक वीडियो का जो हमारा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसी वीडियो के। वो हार्डली 2 मिनट का आपको होगा वो वीडियो, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं और आप IntelliJ को सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज सम रिक्वायर्ड टूल्स इन जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कौन से वो रिक्वायर्ड टूल्स हैं जिससे हम जावा को ईजिली उसको कंपाइल कर सकते हैं या उसकी आईडी क्या है ये। ठीक है, तो सम रिक्वायर्ड टूल्स इन जावा। तो इसके लिए मैं अपने वाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कि यस, जावा को अगर आपको स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए अपने कंपाइलर या जो भी आईडी पे आप काम कर रहे हैं यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। ओके, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या करता है, इससे एक डेवलपमेंट टूल चाहिए फॉर जावा डेवलपमेंट के लिए। तो ये हम क्या करते हैं, आईडी तो बेसिकली इंटेलिजे की है लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे JDK डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने आईडी के अंदर और इसकी पाथ को डिफाइन करेंगे अपने लोकल मशीन में और फिर हम जावा के प्रोग्राम को रन ईजिली कर पाएंगे। सो यहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आती है कि व्हाट इज़ JDK, वाई वी आर यूजिंग JDK। तो अब मैं बताऊं कि JDK है क्या। जब भी आप JDK को इंस्टॉल करते हैं तो JDK विल हेल्प यू इन राइटिंग अ कोड एंड यू कैन से इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बेसिकली। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे JDK क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आप वहाँ पे ये बता सकते हैं कि JDK हैज़ अ बिल्ट इन कंपाइलर एंड यू कैन से इट विल हेल्पफुल इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बस ये 2 सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इसके अलावा JDK हमें हेल्प करता है प्रोग्राम जो हम कोड लिखते हैं उसके लिए, और ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी करवाता है, कंपाइल भी करवाता है। लेकिन JDK अपने साथ जब भी JDK को हम इंस्टॉल करते हैं तो JDK के साथ 2 इनबिल्ट फीचर्स आती है, एक तो JRE और JVM। ठीक है, JRE एंड JVM ये दोनों हमें इनबिल्ट मिलते हैं जब भी हम JDK को इंस्टॉल करते हैं। तो JRE बेसिकली क्या है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है और JVM है जावा वर्चुअल मशीन। ओके, अब मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ईजिली पता लगेगा कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही है यहाँ पे। ओके, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वेन डायग्राम का फर्स्ट सर्किल वाला, तो ये JDK है। ठीक है, और इसने अपने साथ इनबिल्ट रखा हुआ है एक JRE को और JVM को। लेट सपोज हम JRE रखें यहाँ पे और इसी के अंदर हमने एक मिनिमम सर्किल लिया, उसके अंदर हमने JVM को रखा हुआ है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि तीनों का क्या रोल है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो JDK जैसा मैंने पहले बोला कि ये हमारे कोड के लिए कंपाइलर देता है हमें, जिसमें हम कोड को लिखते हैं और साथ में ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है JDK। ठीक है, JDK के इंस्टॉलेशन के साथ ही हमें JRE और JVM दोनों मिलते हैं। JRE कायदे से JDK की हेल्प करता है इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पहला। दूसरी बात अगर हम करें JRE के बारे में तो JRE अपने साथ रखता है
पैकेजेस और लाइब्रेरी, ठीक है। ये रखे 1 मिनट, यस। ठीक है, ये पैकेजेस और लाइब्रेरी रखता है अपने साथ JRE। और JRE इज़ अ हेल्पफुल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड बेसिकली इट इज़ अ हेल्पर फॉर JDK इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट सामने निकल के आती है कि JRE ये पूरा का पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खुद अपने बिहाफ पे नहीं करता है, इसके लिए इट इज़ डिपेंडेंट ऑन JVM। तो ये JRE जो है वो कहीं ना कहीं JVM पे डिपेंडेंट है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। अब JVM क्या है, ये JVM इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। JVM प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए JRE की हेल्प करता है, और JRE अपने साथ पैकेजेस और लाइब्रेरी रखता है जो हमें विद इन प्रोग्राम ज़रूरत आने वाली है, और ये सारी चीज़ें JDK के अंदर इंस्टॉल रहती है, और फिर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये एक बेसिकली वेन डायग्राम साइकिल था, जिससे कि हम बता सकते हैं कि डेवलपमेंट टूल हमारे जावा के अंदर कौन कौन से हैं। बेसिकली हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो हम जावा के एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है, कहीं कोई डाउट? हमने फर्स्ट अभी टॉपिक कवर किया है डेवलपमेंट टूल, रिक्वायर्ड टूल क्या क्या हैं, और इसके अलावा हमें JDK JRE और हमने JVM के बारे में बात किया। तो आप इस माइंड मैप के थ्रू देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड टूल्स में हमारा JDK है, इसके साथ JRE होता है, और JRE के साथ इनबिल्ट JVM होता है। ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, अब तक सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं जावा पैकेजेस की, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक जावा के स्केलेटन प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको बता दूं कि जो पूरा इंटेलिजे का सेटअप है उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख करके सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अभी लिखने वाले हैं। ओके, अच्छा, मेरे पास एक क्लास बना हुआ है बेसिक, लेट सपोज ये बेसिक क्लास हमारे पास बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक पैकेज बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा हमारा जो फर्स्ट थिंग है वहाँ पे जावा पैकेज की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं हमारे पास। एक तो जावा ऑल पैकेज है, इसके अलावा java.util.scanner पैकेज है, और java.lang पैकेज है। अब हमें इंटेलिजे आईडी पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हमने बेसिक क्लास एक बनाया अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है। इसे आपको, अगर आप ऑनलाइन आईडी पे काम कर रहे हैं या ऑनलाइन जैसे लीड कोड एक्सेट्रा हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपको ये इंपोर्ट के रूप में मिलेगा, इंपोर्ट पैकेज जावा ऑल पैकेजेस, ओके। और यहाँ पे इंटेलिजे आईडी पे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो पैकेज की हम बात करते हैं, और मैं लाइन बाय लाइन चलूँगा। एक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो स्केलेटन है मैं पहले रेडी करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग हमने लिया, एक args कमांड लाइन आर्गूमेंट हम लिख रहे हैं, और हम लेट सपोज अगर मैं ऑनलाइन कंपाइलर की बात करूं, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर होते हैं जहां पे हमें प्रोग्राम बनाना होता है, तो वहां पे यहाँ लिखा रहता है राइट योर कोड हेयर, ओके, यस। और इसके नीचे आप अपने कोड लिखते हैं। जैसे लेट सपोज अभी हमें कुछ प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे उसको विथ प्रिंट एलन कमांड से। अब मैं इसको रन करता हूँ, या तो ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जितनी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें, इन सब का क्या यूज़ है। हमने पैकेज क्यों लिखा, ये पैकेज मतलब खुद से इंपोर्ट होकर क्यों आया, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट हमने क्यों डाला, ये कौन सा सिंबल है, बीच में ये स्पेस है तो स्पेस ही क्यों है, ये वाइट स्पेस इसका क्या रोल है, डॉट आउट वगैरह, ये सारी चीज़ों की हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा माइंड मैप को देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमने माइंड मैप में सबसे पहले यहाँ पे एंट्री की है जावा पैकेजेस की। तो लेट सपोज पैकेज है क्या। तो बेसिकली अगर हम बात करें पैकेज की, तो इस पूरे प्रोग्राम की जितनी भी चीज़ें, जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इन सब की डेफिनेशन पैकेज में अवेलेबल होती है। तो पैकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मेंबर फंक्शंस, यू कैन से मेथड्स, क्लासेस एंड एक्सेट्रा। बट अब हम डेफिनेशन की भी बात करें, आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं, तो मैं बताऊँ कि ए जावा पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। अब पैकेज जो होता है वो 2 प्रकार के पैकेजेस हो सकते हैं। एक तो पहला पैकेज होगा कि
बिल्ट इन पैकेजेस जो हमें खुद अवेलेबल हो रहा है, जैसे जावा ऑल पैकेज, यूटिल डॉट स्कैनर वगैरह वगैरह। कुछ पैकेज यूज़र डिफाइंड पैकेज भी होते हैं, तो आगे हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि हम खुद के पैकेज कैसे बना सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ के लिए आई थिंक लाइन नंबर 1 क्लियर हुआ आपका कि पैकेज क्यों हमने लिखा और रिस्पॉन्सिबल क्यों है। ये बेसिकली ये एक बोल सकते हैं कि एक ग्रुप है जिसके अंदर सारी इन चीज़ों की डेफिनेशन अवेलेबल है, इसके अंदर सारे क्लासेस की डेफिनेशन अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट्स अगला अगला हम देखते हैं। हमने उसके बाद लिखा पब्लिक क्लास बेसिक। ठीक है, जब मैंने इस जावा क्लास को रेडी किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने बेसिक वर्ड लिखा था यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी क्लास का जो नाम हो वो बेसिक हो। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे हमारा बेसिक डॉट जावा है और हमने अपने क्लास का नाम बेसिक रखा है। हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि आप जब भी क्लास बनाएं उसका फर्स्ट लेटर कैप्स लॉक में रखें, यानी कैपिटल रखें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा जो है। और आपके क्लास के नेम और जो आपका फाइल का नाम है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो कई बार प्रोग्रामर करते हैं वो मतलब इन दोनों नाम को अगर अलग कर दोगे तो आपका ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, वो कंपाइलेशन एरर देगा, डिफरेंट टाइप के एरर आपको वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप क्लास के नेम को कैप्स लॉक में रखें और आपका फाइल नेम और क्लास नेम दोनों ही इक्वल होना चाहिए। मैंने पैकेज का डिस्कशन किया, अभी मैंने इसके क्लास के नेम का डिस्कशन किया कि नेम के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड सेट हैं जावा के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इससे ही सटा हुआ हमारा क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या, जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कुछ भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी क्लास के अंदर ही होंगे। जावा के जितनी भी चीज़ें हैं वो मस्ट बी इन अ क्लास। जो भी मेंबर्स हैं जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लिख रहे हैं वो किसी न किसी क्लास में होने चाहिए, तो इसलिए हमने क्लास वर्ड यूज किया हुआ है। अभी मैं आता हूँ क्लास क्या है बेसिकली। तो देखिए, अगर मैं सिंपल थोड़ा सा मैं वाइट बोर्ड पे चलूँ, ठीक है, अब एक्चुअल बात करते हैं कि क्लास बेसिकली है क्या, रियल वर्ल्ड एंटिटी में देखते हैं। तो अगर एज पर डेफिनेशन बात करूं तो क्लास क्या है, क्लास एक आप बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो हमें प्रोवाइड करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को वो एज ए सब ग्रुप में रखती है। ठीक है, तो सपोज डेट ये हमने एक अर्थ, लेट एक बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ एक हमारा बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रोटोटाइप अर्थ का अवेलेबल है जिसको हम ग्लोब कहते हैं, जो हमारे टेबल पे भी आ जाता है इजीली। तो अर्थ का एक प्रोटोटाइप हमने ग्लोब बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा अर्थ का ही। ठीक है, तो लेट सपोज अगर क्लास की मैं एक्चुअल बात करूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो आप कार को एक क्लास मान सकते हो। ठीक है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लास के साथ ही अब हम ऑब्जेक्ट पे धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कार की कंपनी, जैसे मारुति सुजुकी, लैम्बोर्गिनी एंड डिफरेंट डिफरेंट आप ब्रांड ले सकते हैं, तो वो सारे हो जाएंगे। तो लेट सपोज ये हमारा एक क्लास है और ये क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं इसके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर की जितनी भी सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स को डिनोट कर रहा है, एंड ये ओ बी जे। ठीक है, तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये क्लास के ही इंस्टेंस होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्लासेस के सिमिलर प्रॉपर्टीज माइट भी पॉसिबल हो। और क्लास क्या है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को टेकन एज ए होल अगर हम बात करें तो वो हमारा क्लास है। तो अभी अगर प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट से हम बात करें तो यहाँ पे ये क्लास क्या किया हुआ है, इस क्लास के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो इसके ऑब्जेक्ट्स के पास भी होंगे, और इसी क्लास के हम मेंबर्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स को हम अभी टैकल करेंगे, उसको फेच करके अपने यूज़ करेंगे। तो ये क्लास है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि जावा के अंदर जो क्लासेस हमारे होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को हम अगर लेना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, तो उसका प्रोसेस होता है कि आप उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाओ और उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज कि हमारा एक क्लास है कार डॉट, उसके हमने कुछ एक उसकी ऑब्जेक्ट है उसको एक्स, तो कार डॉट एक्स से हमने इस क्लास के कुछ मेथड्स, सपोज ये मेथड है, लेट सपोज मैं बताऊंगा ये मेथड है, हमने ब्रैकेट लिखा तो क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन होगी। तो हमने ये कार के क्लास की एक मेथड को यहाँ पे हमने गेट करने की कोशिश की है, तो ये एक बात होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर देखें अपने प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, तो बेसिकली ये क्लास है और इस क्लास का नाम है बेसिक क्लास। तो ये अभी यहाँ तक क्लियर अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए,
क्लास को अगर मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। और दूसरा अब आता है कि पब्लिक हमने लिखा है तो लिखा क्यों पब्लिक। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो अब JVM जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएगा तो हमारा जो ये मैन मेथड है ये एक्सेसिबल होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होना चाहिए होना चाहिए। तो इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम इस पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इस पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि वो जब भी मेन को ढूंढने के लिए आए तो उसको वो एक्सेसिबल मिले, इस पूरे कंपाइलर में ये पब्लिकली अवेलेबल हो ताकि डायरेक्टली वो इसके साथ कोरिलेट करे। अच्छा मेन हमारा पब्लिक है तो वो मेन के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ये इसको ट्रेस करके पहले से रखे रहता है उसके पैकेट को। उसके बाद ये बताता है हाँ प्रोग्राम बिल्कुल सही है, तो वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूशन के लिए क्यूड कर देता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने बेसिक क्लास का नाम रखा जो कि फाइल का नाम भी हमारा सेम होना चाहिए था, बी कैपिटल के साथ। हमने इसको एक क्लास के अंदर रखा हुआ एक क्लास का नाम है और इसको पब्लिक कर दिया, यानी कि ये पूरे थ्रू आउट कंपाइलर में ये अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है JRE को, JVM को एंड नो डाउट JDK को, ठीक है। तो ये है। अब हम आते हैं यहाँ पे हमने एक करली ब्रेसेस रखा हुआ है। ये करली ब्रेसेस क्या करेगा, हमने आपको बताया कि JVM के अंदर चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें किसी न किसी क्लास के अंदर होती है। तो अब ये क्लास ब्लॉक है, यानी कि बेसिक क्लास का यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ये लाइन अगर क्लियर है तो आप चैट में जी इन द चैट लिखें। ओके थैंक यू। स्ट्रिंग आर्गुमेंट मैं सब कुछ बताऊंगा अभी, यस ठीक है। अब आते हैं हम लाइन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंडेंटेशन है यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड है इंटेलिजेंट आईडी की, और दूसरे साइट्स पे भी आपको ये इंडेंटेशन मिलेगा ताकि ये चीज़ों को टैकल कर पाता है कि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, लैंग्वेजेस को हम लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे इसलिए एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है। ओके अब फिर बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप जब भी किसी क्लास को क्रिएट करोगे, कोई न्यू क्लास क्रिएट करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैकेज तो मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है, ये चीज़ें भी ऑटोमेटिक आती है और ये दोनों करली ब्रेसेस भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब बात आती है इसके अंदर की चीज़ों को लिखने की, तो आपको ये एक बेसिक स्केलेटन है, किसी भी जावा प्रोग्राम में ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, तो आप एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन इसके एक एक वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि एक एक वर्ड्स क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइन नंबर 3 में, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। ये क्लास के ब्लॉक के अंदर अब हम आ चुके हैं, हमारा प्रोग्राम कंट्रोल अब क्लास के ब्लॉक के अंदर है। तो मेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन। मेन एक ऐसा कम्युनिकेटर है जो JRE को बताता है कि हाँ प्रोग्राम के अंदर कोई भी कमियां नहीं है, सब कुछ ठीक है, यानी कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है, ये यहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है। JRE डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता है, JRE को मेन से बात करना होता है, ठीक है। JRE मेन के पास आएगा, तब मेन को ढूंढेगा कैसे, मेन को ढूंढने के लिए मेन को पब्लिक होना पड़ेगा, यानी कि पूरे कंपाइलर में इस पूरे जो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट आईडी के अंदर ये पूरा इसका ब्लॉक हो गया, इस पूरे ब्लॉक में मेन जो है पब्लिकली अवेलेबल है, तो JRE डायरेक्ट इसको ढूंढ सकता है। अगर ये पब्लिक नहीं होता तो JRE इसको फाइंड नहीं कर पाता, तो प्रोग्राम में एरर आता, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता इसलिए। और मेन क्या है कि मेन एक मेथड है, क्योंकि हमने मेन को ऐसे लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान दे तो इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने लिखा है, मेन एक मेथड है। अब यहाँ पे सवाल उठ के खड़ी होती है कि मेथड होता क्या है, ठीक है। मेन की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेथड क्या है कि ये आप बोल सकते हैं इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ये तभी रन करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा, और किसी भी मेथड को कॉलिंग का प्रोसेस होता है मेथड का नेम विथ करली ब्रेसेस, सॉरी यहाँ इसको हम बोल सकते हैं पैरेंथेसिस, ये दोनों जो स्मॉल ब्रैकेट हमने दिया ये पैरेंथेसिस है। तो इस यही एक तरीका है कि मेथड को कॉल करने का। तो यहाँ पे कायदे से देखा जाए कि हमने मेथड को कॉल किया हुआ है और इसके कॉलिंग के अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है। अभी ये दिख रहा है कि स्ट्रिंग है, कुछ ब्रैकेट है, आर्गूमेंट्स है, अभी मैं इस पे आऊँगा कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अब ये मेथड को, हाँ ठीक है, मेथड हमारा पब्लिक हो चुका है यानी कि एक्सेसिबल है, तो JRE इसको इजीली फाइंड आउट करेगा और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्यूड कर देगा। लेकिन अब इस मेन की डेफिनेशन हमारी अवेलेबल है जावा। यस तो इंटरप्ट बट JRE नहीं JVM सर्च करता है अच्छा अच्छा, मैन को। हाँ JVM। तो कायदे से अगर मैं बोलूँ कि JVM जो है वो JRE को हेल्पफुल है कोड के एग्जीक्यूशन में, तो कायदे से हाँ बिल्कुल सही बात है, वो उसको हेल्प करता है। यस थैंक यू। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड, इन तीनों वर्ड, सॉरी पब्लिक मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स और होते हैं, स्टैटिक और वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं था कि मेन जो है आया कहाँ से,
ये मेन इसके क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन पहले से है, ठीक है। मेन एक मेथड है और मेथड हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो इस पूरे विद इन प्रोग्राम में मेन जो है वो नल रिटर्न कर रहा है, यानी वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करना होगा विथ अ वर्ड वॉइड, ठीक है। वॉइड हमें ये बता रहा है कि मेन जो है मेथड ये कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टैटिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो रटे हुए हैं कि स्टैटिक होता है। चलिए हम बात करते हैं स्टैटिक है क्या। कायदे से देखा जाए मेन हमने इस क्लास से लिया है, ओके। और अब हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक हमने लिखा क्यों है। मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था, वाइट बोर्ड पे चलता हूँ मैं, यस, ठीक है। किसी भी अगर आप बात करो कि किसी भी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको गेट करना है तो हम एक डॉट ऑपरेटर के साथ, यानी कि इस टाइप से हम उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें हेल्पफुल है। डायरेक्ट आप क्लास के ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो उसका तरीका क्या है भाई, डॉट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो कैसे करेंगे। तो हाँ, उसका तरीका ये है कि आप स्टैटिक वर्ड का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप उसको ईजिली गेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो बेसिकली इसलिए हम आज तक स्टैटिक 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 लिखते हुए आ रहे थे, यानी कि हमने जो मेन को क्लास का ही ऑब्जेक्ट था वो, ठीक है, उसको हमने गेट किया तो डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया। तो डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो स्टैटिक कीवर्ड हम इसलिए लगाते हैं, ओके। अब मैं फिर से अपने कोड पे आता हूँ, यस, हाँ। तो ये स्टैटिक हो गया और पूरे मेन को हम चाहते हैं कि वो पब्लिक अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि अभी आपके क्वेश्चन। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट आप बोल सकते हैं कि इसको है, कमांड लाइन आर्गूमेंट इसको हम बोलेंगे। तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रिंग लेने वाला है, वो स्ट्रिंग एक एरे के फॉर्मेट में होगा। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी आगे। तो एज ऑफ नाउ के लिए मैं आपको बताऊं कि आप इसे कह सकते हैं कि ये मेन के अंदर, सॉरी यहाँ पे मैं, यस, मेन हमारा एक मेथड था, इसको कुछ ना कुछ हमें पैरामीटर्स देने होंगे। तो हमने इसको एज ऑफ नाउ के लिए स्ट्रिंग के एक एरे फॉर्मेट का दिया हुआ और ये कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स ले रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स की डिमांड करेगा। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड है कि हमें ऐसा लिखना है। लेकिन आगे की टेक्निकल प्रोग्रामिंग में जब आप दूसरे प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे आप इंटीजर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा। अभी के लिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हो और इसको कमांड लाइन आर्गूमेंट हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोलर है वो इसके फिर से ये मेन का क्लास का मेन का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये दोनों जो आपको येलो हाईलाइट हो रहे हैं तो ये इसके क्लास के ब्लॉक पे हम चल रहे हैं, मेन के ब्लॉक पे, ठीक है। अगर हम C++ लैंग्वेज की बात करें तो अब थोड़ी सी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है। वो 4 स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ही दिखाऊँ तो हाउ इट टेक्स इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, हाउ इट स्टोर द डाटा, दूसरा हाउ इट लेट यू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे करता है, और ओवरऑल प्रोग्राम की सिंटेक्स क्या है। ये 4 चीज़ें किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो अब तक हमने ये क्लियर किया हुआ है, यानी कि हम मेन के ब्लॉक के अंदर अब आने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम का कंट्रोलर मेन के ब्लॉक के अंदर आने वाला है। जैसे ही वो यहाँ पे आया तो उसको मिला ये क्या है, डबल हमने यहाँ पे एक स्लैश लगाया हुआ है और राइट योर कोड हेयर। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं वाइट बोर्ड पे चलूँ, यस, ये दोनों जो हमने लगाया हुआ है ये बेसिकली हमारा है क्या कि ये, अगर मैं बात करूँ, जो जावा का हमारा कंट्रोलर है या जावा का जो प्रोग्राम है वो इसे जब भी हम ये साइन देखता है तो उस पूरे लाइन को वो एज अ वाइट स्पेस ट्रीट करता है और उसको एग्जीक्यूशन में इनरोल नहीं करवाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे कमेंट्स, ये बेसिकली कमेंट्स हैं और कमेंट्स रिक्वायर्ड होता है एक डेवलपर को एक मैसेज देने के लिए कि हाँ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये हम टाइप्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम विदाउट इसको रखें, अब जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोलर है ये इसे एज अ मेंबर ट्रीट करेगा प्रोग्राम का और वो एरर शो करेगा। तो इसलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं ताकि जब भी हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है वो इसके पास आए और जब भी इसके साथ इनकाउंटर हो तो वो इसे एज अ वाइट स्पेस ट्रीट करे, यानी कि JVM का जो इंजन है वो इसे एज अ वाइट स्पेस ट्रीट करेगा और उसको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट लाइन पे स्विच ऑन कर जाएगा। तो कमेंट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं लेट सपोज, तो आप मल्टी लाइन के लिए एक स्ट्रिक सिंबल, यस, ओके, मल्टी लाइन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन को आपको अगर कमेंट आउट करना है तो वो प्रोसेस है, या नहीं तो आप सबको सिलेक्ट करो और एक साथ ये कंट्रोल के साथ बैकस्लैश लगा दो तो उससे भी कमेंट आउट हो जाएगा।
तो ये कमेंट का है। कमेंट बेसिकली क्या है कि डेवलपर को अगर हम कोई एग्जिस्टिंग मैसेज शो करवाना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का पार्टिसिपेंट ना हो, तो हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं। जावा की जो कंट्रोल मशीन है या कंट्रोल इंजन है वो उसे एज ए वाइट स्पेस ट्रीट करती है और इग्नोर कर देती है। तो ये कमेंट का रोल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा है system.out.println और इसके हमने कुछ ब्रैकेट लिया हुआ है, इसमें हमने कुछ ये लगाया हुआ है कोड वगैरह, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है और यहाँ पे हमने एक सिंबल का यूज़ किया हुआ है। अब इस पूरे लाइन पे हम बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। मैं डायरेक्ट इसको उठा के व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ओके, मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए था, व्हाइट बोर्ड पे। यस, ओके फाइन, विजिबल है आप सभी को? ओके या तो अब मैं बात कर रहा था लास्ट हमारा जो ये फिफ्थ लाइन है system.out.println और इसके हमने ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या। अब मैं बात करूँ, यहाँ जितने भी आप लोग कैप्स लॉक में बात कर रहा हूँ, मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए क्लास का नेम का, वो हमेशा कैप्स लॉक में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे बी हमारा कैपिटल था, यानी कि ये क्लास के नेम है। स्ट्रिंग जो है वो भी एक क्लास का नेम है, तो इसलिए एस यहाँ पे कैपिटल है। इसी तरह सिस्टम का जो एस है वो भी एक क्लास का ही मेंबर है, क्लास ही है, तो इसलिए ये भी हमारा कैप्स लॉक में सिस्टम। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अगर बात करूँ सिस्टम की, तो सिस्टम एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है आउट, उसका एक ऑब्जेक्ट है मेथड है println, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाया हुआ है। तो मेथड की पहचान यही है कि वो पैरेंथेसिस के साथ आता है और वो कुछ ना कुछ आर्गूमेंट लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि अगर मैं स्ट्रिंग डॉट आर्गूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेन के अंदर हमें एक हमने आर्गूमेंट पास किया हुआ है, पैरामीटर पास किया हुआ है। तो ये हम एक मैसेज शो करते हैं मेथड को कि आपको मेन एक आर्गूमेंट की रिक्वायर करता है। यहाँ पे ये हम एक मैसेज जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भी पास किया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं system.out.println की। तो बेसिकली ये क्या बातें कर रहा है, यहाँ पे हमने सिस्टम क्लास के एक मेथड को आउट किया जिसका नाम आउट ही है, और आउट के पास एक मेथड होता है println जो कि रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है हम इसके अंदर जो भी चीज़ें पास करें उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए, यूज़र के आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए। अब यहाँ भी दो चीज़ें निकल के सामने आती है, एक तो प्रिंट होता है और एक println होता है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, दोनों के में अंतर क्या है। तो आई होप आपको आप में से कुछ को पता होगा और कुछ के लिए न्यू होगा। तो लेट सपोज मैं फिर से इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, जब हमने println किया यानी प्रिंट न्यू लाइन पे ये चीज़ें जाएंगी, हमारा जो भी एग्जिस्टिंग मैसेज होगा, यानी कि println एक मेथड है, उसके अंदर जो भी मैसेज हमने रखा था वो डिस्प्ले हमारा हो गया। ठीक है, और println क्या बोलता है कि माउस का कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट लाइन हमारा क्रिएट हुआ और हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, तो दिखाओ बिना एलन लगाए हुए। चलो बिना एलन लगाए हुए भी हम बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा अगर मैं रन करूँ तो। ठीक है, यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें न्यू लाइन नहीं मिला है, हम विद इन लाइन ही बात कर रहे हैं और हमारा प्रोसेस फिनिश हो चुका है। तो ये डिफरेंस था प्रिंट में और println में। ऐसे कई सारे और भी अवेलेबल चीज़ें हैं। तो ये सारे डिपेंडेंसी अभी कहाँ से मिल रही है इसको, इस पैकेज से। तो अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ पैकेज दिखाऊंगा। Oracle एक साइट है जिसने सारे लिस्ट जनरेट किए हुए हैं। अप्रोक्स 222 यानी 222 पैकेजेस अवेलेबल हैं जावा के अंदर, मोर देन उससे भी होंगे, तो मैं आपको लिस्ट आउट वो दिखा दूंगा। अब इसके अंदर हमने जो मैसेज प्रिंट करने हैं, अगर मैं इसको कोट नहीं लगाता हूँ, डबल कोट जो हमारा है, तो अब ये इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। अभी वेरिएबल पे भी आऊँगा क्या है। तो एज ऑफ नाउ के लिए आप ये समझे कि आपको कोई भी चीज़ें हार्ड कोड करनी है और उसे एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना है अपने प्रोग्राम के आउटपुट कंसोल पे, तो आप उसे डबल कोट के अंदर रखें। कंट्रोल जेड, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है और हम इसको रन कर सकते हैं। देन ये हमारा पूरा का पूरा मेन का जो हमारा ये क्लास मेन का ब्लॉक था, वो मेन का ब्लॉक बंद हो गया। उसके बाद हमारा बेसिक का जो ब्लॉक था, बेसिक क्लास का, उसका ये ब्लॉक बंद हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक स्केलेटन है एक जावा प्रोग्राम का। इसके अंदर की ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और ये जो वाइट स्पेस है, इसको हमारा JVM जो है वो इग्नोर करेगा, इसे ट्रीट नहीं करेगा, इसे एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा। और ये जितने भी 1 गो में लिखे जा रहे हैं इन सब को वो एग्जीक्यूट करवाएगा, पार्टिसिपेट करवाएगा एग्जीक्यूशन में।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, पैरामीटर या आर्गूमेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें, आर्गूमेंट क्या होता है, जब हम एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे दे रहे हैं वो आर्गूमेंट होता है, और पैरामीटर क्या होता है कि हमने पैरामीटर पास किया हो कि हाँ आपको पैरामीटर इसी सेंस में देना है, हम कभी इंटीजर भी लगा सकते हैं वहाँ पे, तो वो है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट। बेसिकली रिटर्न क्या होता है, जब भी हम बात करें किसी फंक्शन की, मैं आऊँगा उस पर, तो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है कुछ ना कुछ वो रिटर्न करेगा फंक्शन, तो वहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं। और प्रिंट बेसिकली क्या करता है, प्रिंट डायरेक्ट एज इट इज़ आपकी चीज़ों को प्रिंट करता है। प्रिंट जो है सिस्टम क्लास का एक पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके मैसेजेस को, आपके आउटपुट को, आपके जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको प्रिंट करने के लिए। रिटर्न, जो भी चीज़ें आप रिटर्न करवाना चाहते हैं विद इन प्रोग्राम, विद इन आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो रिटर्न है। तो फंक्शन रिटर्न करता है, और अगर आपको फंक्शन के थ्रू नहीं करना है, नॉर्मल प्रिंटिंग करना है, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंट आईडी होती है वहाँ पे डायरेक्ट वो एसओपी लिखने से भी वो काम कर जाता है। रिटर्न यूज व्हेन यू आर यूजिंग सम फंक्शन हुज रिटर्न टाइप इज नॉट वॉइड। एग्जैक्टली, ठीक है, वो तो ठीक है, या क्लियर क्लियर, ओके ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे स्विच करते हैं। वन और कमेंट क्या था, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो आर्गूमेंट लेता है ना, बिल्कुल फंक्शन को, हाँ। अब देखिए यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है, हम कुछ ऐसे फंक्शन बनाएंगे जो जिसमें हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ फंक्शन की को रिक्वायर्ड है, अगर आप इवन आउट का एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न कुछ आर्गूमेंट ले, तो आपको वहाँ पैरामीटर में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आप करें ही, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही, वो है ही नहीं नेसेसरी, हर टाइम नहीं है, लेकिन हाँ कई बार उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये स्केलेटन पूरा क्लियर हुआ कि ये जो चीज़ें हम लिखते हैं जावा के अंदर वो हम क्यों लिखते हैं। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करता हूँ। यस, हमने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आप रिमेंबर कर रहे होंगे, जेडीके, जेआरई, जेवीएम समझ में आ गया। जावा के पैकेजेस हैं, अच्छा मैं भूल रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ पैकेजेस, जावा पैकेज ओरेकल, ओके। अगर आपको चेक करना है एज अ क्यूरोसिटी कि कितने पैकेजेस होते हैं जावा के अंदर, कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो आप इस साइट पे आ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थोड़ा सा माइट भी नेट स्लो है मेरा, या ओपन हो गया। तो ये सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जावा के अंदर, मोर देन इससे भी हो सकते हैं क्योंकि हमेशा डेवलपमेंट टीम काम करते रहती है। तो ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जब भी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करेंगे, तो अगर आईडी आपकी है इंटेलिजे की, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अल्ट प्लस इंटर से आप उस पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो ये लिस्ट है, तो मैं वैसे चैट पे भी आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन माय नेक्स्ट टॉपिक। क्लास की हमने बात की, डेफिनेशन, अबाउट ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड की हमने डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट का क्या था, एक्सेस कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मिस ना करूँ, मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। अब मेन जो जेवीएम इसके पास आ रहा है, वो बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए क्लास को जो लेगा, वो किस क्लास को लेगा, मेन डॉट जावा को वो रन करेगा, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें जेडीके किसे रन कर रहा है, तो वो बात रन कर रहा है बेसिक डॉट जावा को। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जावा के ही मेंबर जो हमारे मेन के अंदर से इसको वो रन कर रहा है, और बेसिकली ओवरऑल प्रोग्राम को जो रन कर रहा है वो बेसिक डॉट जावा को रन कर रहा है जेडीके हमारा, ठीक है। तो आपके अगर इंटेलिजे हैं, तो आपकी इंटेलिजे के अंदर लोकल सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे जैसे बनाओगे तो वो सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंटेलिजे आईडी के अंदर आपको मिलेगा। जैसे अगर किसी पे भी आप होवर करो तो शायद उसका वो पाथ बता सकता है, लेट्स सपोज, अच्छा खैर कोई नहीं, आप वो उसको खुद भी चेक कर सकते हो। ओके, अब मैं स्विच करता हूँ, नेक्स्ट हमारा क्या डिस्कशन का टॉपिक है। ओके, स्केलेटन हमने बात कर लिया, हमने स्टैटिक क्लास ने मेन, पब्लिक, हेलो डॉट मेन, अच्छा ठीक है, ये तो हमारा मेन वही था। स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स की बात की, कमेंट्स की हमने बात किया, दो हमारे होते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन मेथड हमारा है, ठीक है। अब हम एक फर्स्ट प्रोग्राम को ही हमने देख लिया कि हेलो वर्ल्ड को कैसे हमें प्रिंट करवाना है। आप हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नेम प्रिंट करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बात किया कि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस की बात करो, पाइथन की बात करो, आप जावा की बात करो, जावा स्क्रिप्ट की बात करो, तो वो ये सारी कभी ना कभी मिलके 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे ही काम कर रही है। आप देखें तो ये कौन से इनपुट आउटपुट लेती है, उस इनपुट आउटपुट को ये प्रोसेस कैसे करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे करता है, और इस प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या होता है,
बस, और बाकी चीज़ें सिमिलर होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से डाटा को कैसे रीड करें, तो अब चलते हैं हम इस पे डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है। पहले मैं कोड लिखूंगा, फिर मैं आपको उसका लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि क्या करना है हमें। मैं यूज़र को मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं कि वो जैसे कंसोल स्क्रीन पे आए, या सपोज डेट हमारा वेबसाइट ये पब्लिश हो चुका है, तो वेबसाइट के जो लैंडिंग पेज है उस पर हम चाहते हैं कि हम एक मैसेज शो करवाएं यूज़र को, इंटर एनी नंबर वी विल डिस्प्ले इट। आप कोई भी नंबर इंटर कीजिए और हम उसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज़, ये मैसेज हमें शो करेगा। ओके, वी विल डिस्प्ले इट। हम इसको प्रिंट एलन कर देते हैं। ओके, ये हो गया। यस, हमने एक मैसेज जनरेट किया है। अब हम बात करते हैं कि रीड डाटा हम कीबोर्ड से कैसे रीड करें, यूज़र से इनपुट कैसे लें। तो उसके लिए हमारे पास स्कैनर क्लास की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है जावा के अंदर। स्कैनर, स्कैनर को आपको एक इसके रेफरेंस का नाम देना पड़ेगा। आप नाम एससी रखो, इनपुट रखो, अपना नाम यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। लेट सपोज मैंने अपना नाम यूज़ कर लिया। अभी मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें फिर से जो नई आई है ये हम लिख के आ रहे हैं, ठीक है। हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे ये हमें बार बार फोर्स कर रहा है कि आप अल्ट इंटर से स्कैनर के पैकेज को इंपोर्ट करें, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने किया तो यहाँ पे हमें util डॉट स्कैनर नाम का एक पैकेज इंपोर्ट मिला, यानी कि ये util डॉट स्कैनर के अंदर इस स्कैनर की डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। ये एक पैकेज है जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इससे वो अपने अंदर रखे हुए है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसके मतलब बेसिक इसके चीज़ों को जाके पढ़ सकते हो कि कैसे स्कैनर काम करता है, क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि एक यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, इन टाइप की। तो बेसिकली उसके लिए हम करेंगे क्या, इंट एक लेंगे, ये एक डाटा टाइप है। अभी मैं डाटा टाइप पे आऊँगा, तो इसका एक नाम देते हैं। सपोज डेट हमने एन नाम का एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल पे भी आऊँगा, वेरिएबल होता क्या है। हमने इज इक्वल टू दिया, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे हम किसी भी चीज़ों को असाइन करते हैं। अब हम एक न्यू कीवर्ड लेते हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं, अब हमने जो रेफरेंस रखा था उसको लेंगे। यस, रेफरेंस हमारा, आप एस सी यूज़ करते हैं तो एस सी होना चाहिए, और उसके बाद आप इनपुट यूज़ करते हैं तो इनपुट, आप अपना नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस डॉट, अब इस रेफरेंस से हम एक मेथड को बुलाएंगे जो कि इंटीजर लेने के लिए नेक्स्ट इंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो एस में उसका यूज़ करूँगा। ये एक मेथड है क्योंकि इसके साथ दो हमारे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, और इसके पैरामीटर में ये पैरामीटर की रिक्वायरमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है देना, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक, ठीक है, प्रोग्राम को हम लोग ये टर्मिनेटर हम लोग लगा दिए, ठीक है। अब हमने उनसे एक डाटा ले लिया, वो डाटा इंटर कर देंगे। हम उस डाटा को शो भी करवाना चाहते हैं यूज़र को। चलिए, शो करवाने के लिए मैं इसी लाइन को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल अवेलेबल है, जिस वेरिएबल को हमें दिखाना है, तो ये हमारा एन नाम का वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। पहले मैं रन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नई चीज़ें आई है उसको मैं रिपीट करूँगा, ये क्या है। ओके, प्रिंट एलन है, हमारा कर्सर कायदे से यहाँ पे है, लेकिन ये दिख यहाँ पे रहा है। जैसे मैं प्रिंट करने जाऊँगा ये नीचे लेके चला जाएगा मुझे। 7 है। मैं थोड़ा सा एक और इसको अच्छे से मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये अप टू यू है कि आप कैसा उसको अपने लैंडिंग पेज को, वेबसाइट के पेज को कैसा बताना चाहते हैं, यूज़र फ्रेंडली कितना है। योर इंटर नंबर इज़, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया। उसके बाद हम एक यहाँ पे प्लस देंगे। हम बेसिकली अभी कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं अपने मैसेज को, और साथ के साथ हमने जो वेरिएबल लिया है उसको, इस पर भी हम आएंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट हो उसके साथ, तो इसलिए प्लस, अब साथ के साथ हम वहाँ पे ये वेरिएबल को डिनोट करेंगे। और अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ओके, 8, योर इंटर नंबर इज़ 8। अच्छा, ये अच्छा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये वाइट स्पेस ट्रीट करेगा इसको एज इट इज़।
यहाँ पे एक नई एंट्री करते हैं हम, लेट सपोज 7, योर इंटर नंबर इज़ 7, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इस पे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने यूज़ क्या किया जो हमने यहाँ पे नया बनाया हुआ था। पहले मैं इसे इसका स्नैपशॉट ले लूँ और इसे लेके चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा था स्कैनर और विवेक इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। 1 मिनट। सिस्टम डॉट इन, ओके। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं, इतना लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या है। जावा प्रोग्रामिंग में आप चीज़ों को याद ना करें, उसके बैकएंड की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम लिख रहे हैं तो लिख क्यों रहे हैं, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे जो स्कैनर है, मैं सब चीज़ों को हाईलाइट करते जाता हूँ कि ये स्कैनर क्या बोल रहा है हमें। ओके, ये आपका है क्लास का नेम, CLNAME, क्लास नेम, ठीक है। ये SC बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, ये रेफरेंस है, यानी इस क्लास नेम को हम एक रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब ये न्यू कीवर्ड क्या यूज़, न्यू क्या है, तो बेसिकली न्यू पे आने से पहले मैं फिर इस स्कैनर पे आता हूँ। तो यहाँ पे ये फिर से हमारा स्कैनर आ गया, यस। इससे हम एक कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अभी आते हैं कंस्ट्रक्टर, फिर एक नई वर्ड आपने बोल दी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर और सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हमने इस स्कैनर को देखा, ये हमारा क्लास का नेम है, यानी कि ये क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। SC क्या है, इसका ही हमने एक रेफरेंस रखा है, तो इसको आप भी लिख सकते हो, वेरिएबल दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, जो भी हो, तो ये इसका ही एक रेफरेंस है। इज इक्वल टू से हम इन चीज़ों को असाइन कर रहे हैं इस SC के अंदर, ठीक है। न्यू क्या है, तो बाय न्यू वर्ड वी आर मेकिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। बाय न्यू वर्ड वी आर मेकिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। इसका रेफरेंस है, कायदे से ये किसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस है। तो आई थिंक ये न्यू वर्ड क्या है इसका, ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन हमने फिर से स्कैनर को बुलाया। अब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। डेफिनेशन क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, तो ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक मेथड होता है, स्पेशल मेथड आप कह सकते हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्कैनर देखो बाय डिफॉल्ट ये एक आर्गूमेंट सॉरी मेथड है, क्योंकि ये एक पैरेंथेसिस ले रहा है। और सिस्टम डॉट इन, अगर मैं बात करूँ प्रिंटफ कमांड सी प्लस प्लस में सॉरी सी के अंदर, तो वहाँ प्रिंटफ चलता था। सिस्टम डॉट इन क्या है कि सिस्टम क्लास के इनपुट मेथड का ये यूज़ कर रहा है इन से। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हुई कि हमारा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने क्यों लिया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई डाउट बचे और आप उसे डाउट ही रख लें। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड व्हेन वी एलोकेट न्यू स्पेस इन मेमोरी, एग्जैक्टली। किसी को और डाउट यहाँ तक, स्कैनर क्लास जो हमने लिया था, गुड टू गो, ओके, थैंक यू, ऑल क्लियर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ऑल क्लियर, कब यूज़, या मिथुन व्हाट आर यू राइटिंग, कब यूज़ करेंगे, करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी यूज़र से कोई डाटा लेने की, इनपुट लेने की, यूज़र से उसके चीज़ों को जानने की, यूज़र क्या चाहता है। हमें कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अब यूज़र के लिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने बना दिया। अब यूज़र आएगा, उस पर 2+3 टाइप करके 5 ले लेगा। तो हम यूज़र को एक मैसेज जनरेट करेंगे कि हाँ दिस इज़ अ कैलकुलेटर, यू कैन टाइप एनी नंबर एंड यू विल गेट द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स 2+3। तो हमने पहले तो प्रिंट किया मैसेज, उसके बाद हम स्कैनर से उसको बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्या करें कि आप इस स्कैनर के थ्रू हम मतलब बैकएंड में उसको इनपुट ले सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, यस, अच्छा अच्छा, कहाँ पे है मेरा, इस क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था इंट n इज इक्वल टू विवेक डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मैं इस लाइन पे बात करूँ, ओके ओके, यहाँ था हमारा, ओके, ये नेक्स्ट लाइन है, इंट n इज इक्वल टू विवेक डॉट नेक्स्ट इंट। बेसिकली क्या है, हमने एक डाटा टाइप लिया इंट। अब डाटा टाइप होता क्या है, अगर मैं सिंपल वन गो की आपको डेफिनेशन बताऊं, तो डाटा टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ विच टाइप ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड हेयर एंड व्हाट memory will allocate for that data।
तो इंट है, इंट की अगर मैं बात करूँ तो इंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करवाता है और उसके लिए जो मेमोरी वो एलोकेट करता है वो 4 बाइट की मेमोरी उसको एलोकेट करता है। तो डाटा टाइप हमें यही चीज़ बताता है, यानी कि एन जो है एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल को आप रियल वर्ल्ड में अगर बात करो तो हम एक बात करते हैं बकेट की, ठीक है। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल सॉरी इसको प्रेजेंटेशन के वे में हम देखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारा एक बकेट आ गया, इसके अंदर हम एक वैल्यू की एंट्री करवाते हैं एन। इस पूरे के पूरे बकेट का नाम हमारा एन है। यानी कि आप अगर रियल वर्ल्ड में बात करो कि एक बकेट के अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हो। लेट सपोज अभी हमने सामान के तौर पे इसके अंदर रखा 5, ठीक है। तो क्या इन फ्यूचर हम इस 5 को हटा सकते हैं? अभी इस बकेट के अंदर की वैल्यू क्या है, 5 है। हम चाहते हैं कि ना नहीं, अब मुझे मन नहीं कर रहा, ये 5 हटना चाहिए और 5 की जगह पे मैं दूसरा रखना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं, आप 4 रखो, आपका मन नहीं किया बाद में। तो अभी के लिए अब इस बकेट की वैल्यू क्या हो गई, 4। यानी कि इस n नाम के बकेट के अंदर अभी 4 नाम का वैल्यू 4 वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब चाहते हैं कि नहीं, हम 4 भी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 16 हम इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि वेरिएबल अपने अंदर की वैल्यू को हर बार, चाहे वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंजेबल है। तो यही हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल हमेशा चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल के लिए ये जो है, ये वेरिएबल का आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है कि इससे हमें पता चलता है वेरिएबल का नाम क्या है। हम वेरिएबल को डिनोट इससे कर रहे हैं। ये किस टाइप का है, तो ये हमारा इंट टाइप का है, इंट एन है ये, और इसके अंदर की वैल्यू हमारी 6 है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसको आप रियल वर्ल्ड से इम्प्लीमेंट, रियल वर्ल्ड के साथ आप ये कोशिश करो उसको टैकल करने की कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करता है। ओके, आई थिंक वेरिएबल क्लियर हुआ आपका। तो मैं फिर से आता हूँ अपने उस प्रोग्राम पे जहाँ पे हमने लिखा था इंट एन इज इक्वल टू विवेक डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे विवेक क्या था, वो रेफरेंस था स्कैनर क्लास का। तो इंटीजर टाइप का हमारा एन है, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा और उसको जो मेमोरी एलोकेशन के लिए जो स्पेस मिलेगी वो 4 बाइट की मिलेगी, ठीक है। विवेक रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब इस रेफरेंस, ये रेफरेंस स्कैनर क्लास का है। स्कैनर क्लास के अंदर लिस्ट ऑफ मेथड्स होते हैं। अब उसमें से एक मेथड को हमने लिया जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। ये क्या करता है, यूजर से इंटीजर टाइप की ही एंट्री लेगा। ये मेथड कैसे है, आप प्रूव करो मेथड कैसे है, क्योंकि इसके साथ 2 पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, यानी कि ये एक पैरामीटर के फॉर्म में है और ये एक आर्गुमेंट लेना चाहता है। तो ये एक मेथड है। इसके अलावा फ्लोट टाइप का मैं बताऊंगा फ्लोट क्या होता है। फ्लोट टाइप के डाटा टाइप होंगे। अगर आप डेसिमल में वैल्यू लेना चाहते हो, कैरेक्टर लेना चाहते हो, स्ट्रिंग लेना चाहते हो, बुलियन टाइप का वैल्यू लेना चाहते हो, तो उन सब के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो ये चीज़ें वही बता रही है। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, रीड ऐसे करते हैं, वी आर टेकिंग अ वेरिएबल इंट एन एंड वी आर असाइनिंग द रेफरेंस ऑफ स्कैनर क्लास एंड आवर मेथड विल बी नेक्स्ट इंट सो दैट यूजर कैन इंटर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो ये है। अब फिर से हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन किया, हमने उसे जो लिया था उसको बता रहे कि हाँ आपका जो नंबर है वो ये है। अब हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। अगर आप किसी नॉर्मल स्ट्रिंग को, जैसे यह बात करें स्ट्रिंग, इसको हमने अपने डबल कोट्स में घेरा हुआ है और यहाँ पे जब इसको वेरिएबल के साथ करवाना चाहते हैं कॉम्बाइंड, तो यहाँ पे हमने प्लस के साथ एक स्पेस लिया है। अगर आप जो डबल कोट है उसको ब्लैंक छोड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेस फॉर्म हो जाएगा, और फिर प्लस के साथ हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यानी कि ये पूरा लाइन क्या बोल रहा है कि एक मैसेज के साथ एक स्पेस के साथ हमारा जो वेरिएबल हो वो प्रिंट हो। और आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें यहाँ पे हुई है। ये पूरा का पूरा मैसेज के साथ एक स्पेस के साथ वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सब कुछ? अरे मैं चैट तो देख ही नहीं रहा हूँ। यस, ओके। Like for Python IDE or Spider, Jupyter Notebook, etc. When download this application internally have Python development tools. But for Java we extend download JDK. Obvious. हम इसके लिए I hope JDK use only for Java. बिल्कुल। तो JDK Java के लिए यूज़ होगा and we can't say development kit it's for every language. या बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग जहाँ पे मतलब जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज देते हैं, तो कोई डेवलपमेंट टूल बोल रहा है, कोई इसको इनहेरिटेड टूल बोलता है, कहीं पे इसको बोल सकते हैं कि बेसिक रिक्वायर्ड टूल, इम्प्लीमेंटेशन टूल, कंपाइलेशन टूल, आप वर्चुअल मशीन, आईडी, इन्वायरमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने बोल सकते हैं सुविधा के लिए हम इनको एक नाम दे दें ताकि हम याद रख सकें इसको। ओके, एवरीथिंग यहाँ तक बिल्कुल सब सही है। मैं एक बार माइंड मैप पे चलूँ, मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि यहाँ कहीं आपको डाउट तो नहीं आ रही है।
क्योंकि इस क्लास का बेसिक हमारा यही मतलब है कि हमारी सारी चीज़ें एंड टू एंड क्लियर होनी चाहिए। हमने पैकेजेस की बात की, सॉरी सबसे पहले हमने टूल्स की बात की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फिर पैकेज की बात किया, फिर हमने क्लास का बात किया, उसके ऑब्जेक्ट का बात किया, उसके बाद हम बेसिक स्केलेटन, जावा की जो बेसिक स्केलेटन प्रोग्रामिंग की है वो हमने देखा। स्टैटिक वर्ड है तो स्टैटिक क्यों है, एक बार चैट में फटाक से मुझे बताइए, आप जल्दी से टाइप कीजिए कि स्टैटिक वर्ड क्या है, क्या स्टैटिक वर्ड से हम समझ में आ रहा है हमें, प्लीज़ फास्ट, मैं देखूँ आपको कितना क्लियर है। आपके पास 10 सेकेंड है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट। स्टैटिक, फास्ट, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा स्टैटिक को। स्टैटिक वर्ड में थोड़ा सा हिंट दूं आपको, क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज ना करते हुए डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंशुमन शर्मा, यस संजय, वी कॉल मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, नो नीड टू कॉल ऑब्जेक्ट, या बिल्कुल। तो स्टैटिक, हम क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को डॉट ऑपरेटर से यूज करने का मन नहीं है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, यही है बस, और कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब हमने देख लिया, ठीक है, हेलो डॉट मेन, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स क्यों, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट था हमारा, कमेंट था, कमेंट ऐसे करते हैं, प्रिंट एलन हमारा ये होगा, अगर एलन यानी नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर जाना चाहिए, नहीं चाहते हैं तो नॉर्मल प्रिंट कर से भी काम कर सकते हैं। जिस वर्ड के आगे आपका पैरेंथेसिस लग गया तो यानी कि वो हमारा मेथड है, ये पहचानने के तरीके हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर कहीं आप गुम ना हो जाएं कि ये इतनी क्या लिखी हुई है ये चीज़ें, तो एक एक लाइन का मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉजिक बिल्ड करनी है तो, क्योंकि हम जब डिबग करते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अच्छा ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है एक बनते हैं हमारे वाक्यों से, यानी कि सेंटेंसेस से, सेंटेंस बनते हैं हमारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, वर्ड्स जो बनते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स से बनते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर जो हमारा है, हिंदी की बात करूँ तो वर्णमाला होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं हम एक पूरे के पूरे हिंदी लैंग्वेज को बना पाते हैं। तो ये वही लैंग्वेज की फॉर्मेशन हो रही है, जावा की बेसिक लैंग्वेज की फॉर्मेशन, ओके। माइंड मैप, यस, हमने ये कर लिया, 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कर लिया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट कैसे ले रहा है, स्टोर कैसे कर रहा है, हाउ इट लेट टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, हाउ द सिंटेक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, ओके। रीड डाटा हमने अभी करके देखा, स्कैनर एंड रेफरेंस की बात की, स्कैनर पैकेज क्या होता है, क्रिएट स्कैनर कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर मैं फिर से बता दूं अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछे कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ, ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, तभी वो किया जाता है। आगे कंस्ट्रक्टर को डीपली देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट इंट, ये एक मेथड है, सिस्टम डॉट इन यानी कि सिस्टम क्लास से इनपुट ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग आवर मैसेजेस और प्रिंटिंग आवर वेरिएबल, प्रिंटिंग आवर रिजल्ट, हाउ टू टेक डिफरेंट डाटा टाइप्स फ्रॉम डिफरेंट मेथड। तो हमारे जो लिस्ट ऑफ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बता दूं वो सारे कौन कौन से हैं। अभी हमने इंटीजर टाइप लिया हुआ था, तो इंटीजर टाइप के लिए तो हमने नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ किया था, ठीक है। एक हमारा नेक्स्ट इंट हो जाएगा, मेक श्योर आप इंट का आई यहाँ पे कैपिटल रखेंगे। नेक्स्ट इंट के बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को अभी मैं बताऊंगा, फ्लोट टाइप मैं निकल नहीं रहा हूँ बोल के, अभी मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन दूंगा फ्लोट है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्लोट क्या है। अगर हम नेक्स्ट, अगर फ्लोट क्या होता है, प्रिसाइज होता है, यानी कि आपको एक स्पेशल टाइप की डेसिमल वैल्यू चाहिए, यानी कि आफ्टर डेसिमल वन और मोर वैल्यू, तो फ्लोट। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिसाइज एक ज़्यादा वैल्यू डेसिमल के बाद भी हम लिख सकें, तो वो डबल के केस में आता है। डबल बाय डिफॉल्ट 8 बाइट का होता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी होती है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोट, तो हम नेक्स्ट डबल में उसको, बड़ी वाली डेसिमल वैल्यू को नेक्स्ट डबल में लेंगे। उसके बाद हमारे पास और भी हैं, जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे क्या चीज़ें रखी हुई है उसको देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन से आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाइट टाइप का आपका वैल्यू हो तो कैसे करेंगे, तो बस बाइट लिख देंगे वहाँ पे। अभी हम बताऊँगे सारे डाटा टाइप हमारे, ठीक है। शॉर्ट टाइप की वैल्यू हो तो अच्छा, इसके लिए शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अगर बात करते हैं लॉन्ग, हमारे पास आ गया तो लॉन्ग है हमारे पास। अगर हमारे पास आ गया बुलियन वैल्यू, यानी कि जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू और फॉल्स दो ही चीज़ पे बात करता है, तो सॉरी, ओके। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं, और भी हैं इसके अलावा, लेकिन अभी बेसिक प्रोग्रामिंग में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जो हमारा एक और होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला इंटीजर वैल्यू आना चाहिए वो कैसा आ रहा है। सपोज डेट आप एक प्रोग्राम बनाए, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई चीज़ें प्रिंट हो रही होंगी, कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो रहा होगा, तो उसके लिए भी हमें मिला हुआ है एक फैसिलिटी, तो वो है हमारा हैज़ नेक्स्ट इंट। इससे आप आने वाला जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है कि नहीं ये हम कंफर्म करवाते हैं इससे।
तो ये चेक करके बताता है। अगर वो इंटीजर रहता है तो वो बताता है हाँ इंटीजर है। तो इस चीज़ों पे बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मैं कॉम्प्लेक्स और मैसी नहीं बनाना चाहता हूँ। और हमारे लर्निंग इसको पूरा फ्लो को इन चीज़ों पे सब डिस्कस होगा और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आऊँ यहाँ पे, ठीक है, हाउ टू टेक डिफरेंट डाटा टाइप। टेक यूज़र इनपुट प्रोग्राम। अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया, उसको एज इट इज़ हमने प्रिंट करवाया विथ अ मैसेज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अगला पैरामीटर के अंदर क्या है, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम। तो चलिए एक छोटा सा बस फटाफट प्रोग्राम बना लेते हैं। अभी तक हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको इन चीज़ों को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इन 10 इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा, उसको एम रख दूंगा उस वेरिएबल का नाम। लेट सपोज इसका नाम m है, इसने भी इंटीजर टाइप की वैल्यू ली। और हम एक नया ले लेते हैं इंट सम। अभी मैं बताऊंगा ये भी हमने क्यों लिखा। इंट सम इज इक्वल टू n प्लस m। आपका मन हो तो जो हमारी यस, ठीक है, यस, हाँ, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं ताकि ब्रैकेट के बाद हमारा एडिशन का प्रोग्राम, एडिशन वाला की प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस मैं बताऊंगा अभी क्यों क्या होता है प्रेसिडेंस। तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर अभी रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस चीज़ों को एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारा सम का वैल्यू कितना आया है। मैंने इसको कॉपी किया, इज़, और हमने यहाँ पे प्लस लगाना है। प्लस लगाने से कॉन्केटिनेशन का काम स्टार्ट हो गया। ये कॉन्केटिनेट कर रहा है कि स्पेस के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेस दे रहे हैं। अब ये इस किसके साथ कर रहा है कॉन्केटिनेट, ये कर रहा है उस सम नाम के, सम जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके साथ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, हमारा सम का प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं। यस, ओके, पहला 4, दूसरा 5, 9 आ जाओ, ठीक है, 9 आ गया हमारा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया था। वेरिएबल यानी कि हम बोल सकते हैं कि डाटा को स्टोरेज करने के लिए हम जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो एक बकेट टाइप का होता है। तो उसमें हम डाटा की एंट्री करवाते हैं उस वेरिएबल को, मतलब स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र, सॉरी यूज़र नहीं, मतलब आप इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब जो है हम एक ऑपरेशन करवा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 नंबर को ऐड करने का। हम बाय डिफॉल्ट एन में कितना लिए हुए हैं 4, एम में कितना लिए हैं 5। 4 + 5 को हमने 9 किया और इसको हम एक नए सम नाम का वेरिएबल के अंदर एंट्री करवाया। बाय डिफॉल्ट ये भी इन टाइप का है। और जैसे ही ये 9 इसके अंदर गया और फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से बता दो सिस्टम हमारा क्लास है, आउट उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। आउट के अंदर प्रिंटलन नाम का एक मेथड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। उसके अंदर हमने एक मैसेज दिया, मैसेज को कॉन्केटेनेट किया अपने स्पेस के साथ और स्पेस को कॉन्केटेनेट किया एक्चुअल जो हमारी वैल्यू है 9 के साथ, और हमारा ये प्रोग्राम प्रिंट हो गया, ठीक है 9। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर हम स्पेस पहले ही दे दें के बाद, हाँ तो स्पेस पहले आ जाएगा, स्पेस पहले ही दे दें, ठीक है, तो पहले स्पेस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर दो, ये रहा हमारा, ठीक है, और प्लस दे देते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। करना चाहिए ये सब चीज़ें। देखते हैं क्या आता है कैसा, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, वो स्पेस पहले आ जाएगा, ये देखिए पहले स्पेस आ गया आपका, जैसा लग रहा है इंडेंटेशन टाइप का, ठीक है। और नेक्स्ट कोई डाउट? सेम क्लास नेम बोथ सेम, अच्छा, लाइक इन पाइथन, ओके, यहाँ तक क्लियर है, गुड टू गो। आगे बढ़ूँ मैं? 2 नंबर डॉट के बाद, यस, थैंक यू। हम चलते हैं आगे, यहाँ नहीं कि हमने बात कर लिया, सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम हमारा बन गया। अब डीप डाइव इनटू डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप के अंदर चलते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग जर्नी में अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है तो माइट पॉसिबल ये आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डाटा टाइप पे चलते हैं और यहाँ पे आपको फुल अटेंशन देना है अपना। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूँगा, टाइप्स कितने होते हैं, साइज एंड मेमोरी एलोकेशन क्या है इसका। उसके बाद हम देखेंगे डाटा टाइप्स के भाई कितने टाइप्स होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, लॉन्ग, डबल, बाइट, शॉर्ट, ये सारी वर्ड्स जो आपके सामने कहीं गुजरी होगी, इन सब वर्ड्स का बेसिक मीनिंग क्या है, ये मेमोरी इतना लेता है तो क्यों लेता है, इन सब चीज़ों की अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने चलते हैं हम वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो भी मैंने बताया आपको, अगर मैं बात करूँ डाटा टाइप की, डाटा टाइप हमने हमेशा ये वर्ड सुना हुआ है डाटा टाइप, डाटा टाइप, लेकिन कभी हम इसके अंदर डीप डाइव किए नहीं कि बेसिकली क्या है डाटा टाइप। डाटा टाइप कायदे से देखा जाए तो ये 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देगा आपको। एक तो ये बताएगा आपको
कि हमारा डाटा होगा कैसा, वो एक इंटीजर होगा या वो एक फ्लोट होगा या डेसिमल होगा, ये पहली जानकारी ये देगा। दूसरा, जो भी आपने डाटा रखा है उसके स्टोरेज के लिए कितने मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत है, कितने मेमोरी बाइट की ज़रूरत है। कायदे से डाटा टाइप दो चीज़ों पे बात करता है, स्टोरेज और डाटा कैसा होगा। डाटा टाइप ये दोनों चीज़ बताता है हमें। ये 4 का हो सकता है डाटा, विवेक आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो 4 के बाद कुछ डेसिमल लगा करके 4.5 को रख सकते हो। इसके अलावा हम 4 पॉइंट डबल की बात करें तो एक से ज़्यादा अगर रखना चाहते हैं तो 6, 7, 8 आप यहाँ पे रैकरिंग लगा दो और भी आगे जा सकता है। आप एक कैरेक्टर भी आप प्रिंट करवा सकते हो, जेड, ठीक है। ठीक है, ये सब टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। अब इन सब की अलग अलग बातें हैं। भाई मैं 4 लूँगा, 4 मेमोरी ब्लॉक, ठीक है भाई। तो स्ट्रिंग है तो तू गिनती कर ले कैरेक्टर कितना है, उतने से 2 को गुना कर दे, इतना तू मेमोरी लेने वाला है। फ्लोट बात कर रहा है, हम भी 4 लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 4.5, 6, 7, 8 तो ये बोल रहा है कि हम 8 लेंगे, ठीक है। 8 क्या लेंगे अभी सब चीज़ पर डिफाइन करेंगे। ये 2 लेगा क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता हूँ मैं मुझे एक टेबल चाहिए। उस टेबल के अंदर एक्चुअल में बात करेंगे कितनी प्रकार के हमारे डाटा टाइप्स होते हैं। अच्छा, एक में मैं रखूँगा टाइप, एक मुझे चाहिए साइज के लिए, और तीसरा मुझे चाहिए उसके अंदर के रेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप की बात करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग चीज़ है क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा। ये टाइप आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा साइज, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा रेंज क्या है इस डाटा का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ठीक है, ये रेंज जो होगी हमारी, साइज जो होगी वो बिट बाइट इन सब में होता है। तो ये इसका इसका हिस्ट्री क्या है, क्या कहाँ से आया, ये बाइट वर्ड क्यों आया। तो चलिए, आपने ये लोगो देखा होगा। अभी मैं एक लोगो बनाना चाहता हूँ, सपोज डेट मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बना और ये थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ था, ओके। ये बेसिकली एप्पल का लोगो है। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं वाहियात लग रहा हो आपको। तो ये एक बाइट यहाँ पे है, एप्पल का लोगो जो कटा हुआ हमारा है वो एक बाइट कटा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आपको जानकारी होगी। हमने पढ़ा था एक ऑटोमेटा नाम का सब्जेक्ट, एटी। हम अपने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट जानते होंगे ऑटोमेटा थ्योरी। तो ऑटोमेटा थ्योरी में हमने एक ऑटोमेटिक मशीन की बात की होगी। अगर एटीएम मशीन होता है वो भी हमारा ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन जो होता है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटा बेसिकली क्या होता है, ये ऑटोमेशन प्रोसेस हमारे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। और एलन टेलर जो थे, एलन ट्यूरिंग, वो इसके बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ऑटोमेटा उनको कहा जाता है, एलन टेलर को, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ था, वो बाद में शायद उन्होंने सुसाइडल एप्पल खाया था जिसके अंदर साइनाइड इंजेक्ट किया हुआ था। पहले एप्पल का जो लोगो था वो एक एप्पल की ट्री हुआ करती थी, ठीक है। और उसके नीचे हमारे आइंस्टीन सर बैठे हुए होते थे और यहाँ से एक एप्पल गिर रहा होता था। पहले ये एप्पल का लोगो था, आप देख सकते हैं पुराने लोगों में। बाद में उन्होंने एलन ट्यूरिंग को मतलब बोल सकते हैं कि श्रद्धांजलि देते हुए एप्पल का लोगो का एक छोटा सा पीस को कट कर दिया। तो यहाँ से ही जन्म हुआ हमारा एक वर्ड बाइट का, बाइट का, ठीक है, बाइट का, ओके। तो यही हमारी हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री को देख सकते हैं, बहुत अच्छी। इस भी एक मूवी भी है आपकी, इंट्यूशन मशीन, शायद यही है एक्चुअल मूवी। तो आप वो मूवी देख सकते हैं, एलन ट्यूरिंग की जीवनी पे बनी हुई है। तो उन्होंने साइनाइड इंजेक्टेड एप्पल खाया था, लास्ट में उन्होंने सुसाइड किया था। तो इस उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए एप्पल ने लोगों में अपना बाइट रखा हुआ है, और यहीं से ये वर्ड बाइट का जनरेशन हुआ है। यस, आर्ट वर्ल्ड, यस, अच्छा ठीक है, समझ गया। या तो अब हम लोग थोड़ा सा लिंक से हट चुके थे, तो मैं फिर से आ जाता हूँ। क्यों ये बाइट वर्ड यूज़ क्यों हुई थी, मैं वो थोड़ा सा बता रहा था आपको। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डाटा टाइप की, जो हमारा सॉर्ट होता है। सॉर्ट का साइज जो है वो बोल रहा है कि सॉर्ट हमारा ये ना 2 साइज लेगा, इसका साइज 2 होता है। और सॉर्ट का रेंज जो होता है वो मैं अगर रिमेंबर करूँ माइनस, अच्छा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। चलिए 2 के पावर की बात करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 2, 2 2 4
4 4 8, 1 मिनट, ठीक है। 8 8 16, 16 16 32, 32 32 64, 64 64 128, फिर 256, 512, 1024, 2048, 2048, 40 96, 40 96 के बाद 81 92, 81 92, 81 92, 32 768, 32 768, 32,768, ठीक है। तो इस वे में हमारी ये चीज़ें चलेंगी, ये बिट बाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 से बड़ा 4 से बड़ा 8, 16, 32, 64, 128, तो 56, 5 12, 10 40, 24, 20 48, 40 96, तो इस कॉन्सेप्ट ये मैं लिख रहा हूँ, अभी आप रिलेट करेंगे क्यों। 1 मिनट, कंप्यूटर फ्रीज, अच्छा ठीक है। या तो शॉर्ट का साइज जो था वो हमारा 2 साइज का था, और इसका रेंज होगा -3 2 7 6 8 के नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक का, से +3 2 7 6 8। मैं वैसे टाइप ही करूँगा यहाँ पे, वो माउस मेरे पास अभी पैड नहीं है, ठीक है, तो मैं टाइप ही करूँगा, यस ओके। शॉर्ट के बाद मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, बाइट शॉर्ट से भी पहले आता है, तो बाइट है यहाँ पे। बाइट बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेता है साइज़, बाइट हमारा बोलता है कि मुझे 1 साइज़ देना ही पड़ेगा तुमको, अच्छा ठीक है 1 साइज़ लोगे, तो रेंज क्या होगा तुम्हारा, तो रेंज तुम मुझे दे देना -128 से 128 से तुम मुझे दो +127 तक। अब यहाँ पे देखो 128 और 127 क्यों हो रहा है, क्योंकि -128 से लेकर के हम 1 तक आएंगे तो ये हमारा टोटल होगा, और ये 0 को भी इंक्लूड कर रहा है, कायदे से ये भी 128 इसकी भी रेंज है, लेकिन 0 इंक्लूडेड है, डेट्स वाई यहाँ पे ये कम हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी हमारी एंट्री के अंदर आएगी, यानी कि 2 के पावर्स में होते हैं, ठीक है, 2 के पावर्स में सारी रेंज होती है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं फटाफट करूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है। फिर हमारा बाइट के बाद आएगा इंट, इंट के बाद मैं अगर बात करूँ तो लॉन्ग, लॉन्ग के बाद हमारा होता था, ठीक है, इंट 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 फ्लोट, फ्लोट के बाद डबल, डबल के बाद हमारे पास आएगा कैर, कैर के बाद कौन सा छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा बुलियन, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इंट को कितना चाहिए, इंट को 4 चाहिए, लॉन्ग को कितना चाहिए 8, 8 साइज होती है लॉन्ग की। उसके बाद फ्लोट की बात करें तो फ्लोट 4, हाँ 4 में वो सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर 8 चाहिए हमें डबल को, कैर के लिए हमें 2 देनी पड़ती है, और साथ में लास्ट में बुलियन जो है, बुलियन का कोई स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, तो मैं यहाँ के लिए क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इन सब के जो हमारे ये होती हैं रेंजें कहाँ से होती है, तो अगर मैं इंट को मैं थोड़ा सा, अगर हो सकता है ये मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं अपने रिमेंबर के बेसिस पे 21 4 7 4 होता है, और ये जाएगा इसमें एक 21 4 7 4, ठीक है। फिर ये ठीक है 83 6 4 8 भी तो होगा, 83 6 4 8, तो ये आप डाटा देख सकते हो वहाँ पे, इसके प्लस आप कर लेना, ठीक है। फिर इसकी मैं बात करूँ अगर फ्लोट के लिए, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले बुलियन की बात कर लेते हैं, तो ये ट्रू लेता है या तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लेता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इससे पहले कैर की बात करें तो ये तो अच्छे से याद है, 0 से 0 टू 65 535, ओके ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें तो डबल जो होता है हमारा वो लेता है प्लस, इसका होता है ±4, +-4.39 ई समथिंग, ठीक है। तो अब ये ई आया क्यों, ये देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेंज यहाँ दिखाने से अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे राइटिंग के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है, +-4.339 ई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमसे प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आपको कितना डीपली नॉलेज है इन सब चीज़ों का। 2 ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा +-1.7 ई के +308 तक, ओके हाँ, यही इसकी एक्चुअल होती है, मे भी अगर वेरी कर सकता है, आप ऑनलाइन देख लेना क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ई क्या है, हमने बात किया था कभी न कभी, आपने अपने प्रोग्रामिंग में, सॉरी प्रोग्रामिंग मैथ में आपने देखा होगा, 2 सॉरी या 2 × 10⁻³ तो कहीं ना कहीं यही रिलेट कर रहा है, क्योंकि डेसिमल में है तो चीज़ें डेसिमल के लिए हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं,
और जो भी ये हमारा, अब इसमें से ना एक मेंटिसा का रोल आता है, ठीक है। तो मेंटिसा बेसिकली क्या बोलता है कि आपको जितने भी पावर्स हैं वो आपके ई के बाद आएंगे, ठीक है, और जो भी आपके जो मेन सब नंबर्स होंगे वो आपके ई के पहले आएंगे। तो बेसिकली बात यहीं पे है। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिखाऊं जो काफ़ी रिलेट कर पाए, तो 653.32, चलो मैं 32 ले लेता हूँ। इसको हम अगर डिनोट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको ऐसे डिनोट करेंगे 653.32 इंटू 1/100। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। हम चाहते हैं इसको और भी दूसरे फॉर्म में डिनोट करें, 65332 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आ गए अपने, इस चीज़ को हम कहेंगे मेंटिसा और इस चीज़ को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, क्योंकि ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल का है। 1 मिनट कहाँ चला गया? यस, इसको बोलेंगे हम मेंटिसा, ओके, और इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो इसी को हम ई से डिनोट कर देते हैं, फ्लोट के टाइप में उनकी जो रेंज बताते हैं, और ये उसके साथ, इसके साथ मेंटिसा उसका लगा हुआ होता है। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? गुड टू गो? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक आ गया। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा डीप चला गया है, तो मैं जल्दी से फटाक से बाहर आता हूँ। अब डाटा टाइप हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, ये जनरल सभी जानते हैं। हाँ, डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। डाटा टाइप, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। यहाँ पे हमने डी से किया है। एक हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप हो जाएगा, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रिमिटिव है क्या, आपसे डायरेक्ट कभी पूछा जाएगा, ये प्रिमिटिव क्या बोल रहे हो? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है कोर पार्ट ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलेशन का हमारा कोर पार्ट जो होता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो हमें हमारा फर्दर ये 4 प्रकार का, इसको हम बोल सकते हैं सब कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है। इसमें हमारा सबसे पहला जो हो जाएगा वो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीजर से हम उसको आई से डिनोट कर दिया सपोज डेट। दूसरा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होगा, उसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। तीसरा हमारा कैर जो होगा उसको हमने सी एस से डिनोट कर दिया, लेट सपोज के लिए अभी। और बुलियन जो है हमारा वो BOOL से हमने इसको डिनोट कर दिया, ओके, ठीक है। अब हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर फर्दर कैटेगराइज होता है बाइट में, ठीक है। एक तो हमारा ये बाइट में होगा, दूसरा हमारा शॉर्ट होगा, तीसरा टाइप हमारा एक्चुअल, ये इंटीग्रल था और ये इन टाइप का है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एक लॉन्ग होता है हमारा, सॉरी, CTRL आप बोल दें इसको। फ्लोटिंग पॉइंट फर्दर दो प्रकार का होगा, एक तो हमारा फ्लोट होगा जो कि एक स्पेसिफिक डेसिमल तक ही जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें डबल का, तो ये मोर देन 1 डेसिमल कैरी कर सकता है अपने पास। कैर का ही होता है, और बुलियन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स इसमें लेता है। अब थोड़ी सी एक और चीज़ आती है यहाँ पे, CPU साइकिल की बात करते हैं हम, ओके, यहाँ पे होगा, ठीक है। वेरिएबल तो हम बात कर लिए, लिटरल से पहले मैं CPU साइकिल की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? ओके ओके ओके, साइज मेमोरी एंड एलोकेशन, ठीक है, शायद वो CPU साइकिल मैंने लिखा था, ओके, या यूज़ ऑफ CPU साइकिल, तो मैं यहीं बता देता हूँ उसको आगे जाने से पहले। CPU साइकिल हमारा बेसिकली क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि हमने हमेशा सुना है कि ओके, मुझे ना एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने अंदर, मुझे पहले पता करना होगा कि हमारा सिस्टम कितने बाइट का है, 32 बाइट का है, 64 बाइट का है। तो 32 बाइट और 64 बाइट का मतलब क्या है कि वो 32 CPU साइकिल है उसका, यानी कि वो CPU वन रन में 32 बाइट तक की मेमोरी को वो कंबाइंड करके उसको रन करवा सकता है। यानी कि उसकी बोल सकते हैं कि मतलब लेबल उसका यही है कि 32 बाइट तक की मेमोरी को 1 CPU साइकिल में वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जो 64 होता है वो इसका एडवांस वर्जन होता है, वो क्या बोलता है कि मुझे 64 बाइट का अगर आप मेमोरी भी दे दो तो फिर भी मैं उसको एक रन में CPU साइकिल में मैं उसको रन कर दूंगा। तो यही CPU साइकिल का मतलब है। तो अब आप किसी भी प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसके एक एक कैरेक्टर को आप चाहे फाइंड आउट करके टोटल निकाल सकते हैं कि कितना KB का मेमोरी स्पेस, सॉरी टाइम लेगा, कितना स्पेस वो एलोकेट कर सकता है। तो ये जो आपके ऑनलाइन आईडी होते हैं उस पर आपके प्रोग्राम के लिखने के बाद वो कैलकुलेट करके आपको बताता है कि आपका टोटल इतना बाइट का प्रोग्राम था, और वो एक बाइट को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लेता है उतना ही वो आपको बताता है कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है आपकी इतनी मिली,
ठीक है। और डीएसए में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हम बताते हैं कि ये इतना स्पेस लेगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम बताते हैं ये इतना इस टाइम मतलब ले रहा है एग्जीक्यूशन में। तो इसी में बेस्ट अप्रोच और वर्स्ट अप्रोच निकालते हैं। तो हम सब डीएसए पे भी आएंगे इन फ्यूचर। ओके, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? सीपीयू साइकिल क्लियर हुआ? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यूअर को अगर आप बता सकते हो ऐसे, तो बहुत वो काफ़ी इंप्रेस हो सकते हैं कि आपको डीपली नॉलेज है। सो गुड टू गो। यहाँ तक आई एम वेटिंग गाइज फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमने ये सीपीयू साइकिल भी देख लिया, और क्या है हमारे पास? अच्छा 816, काफ़ी जो टारगेट था वो टारगेट, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हमने डाटा टाइप सारा देख लिया है। ओके, अब शायद आपसे कोई पूछे कि इंट कितने प्रकार का कितने साइज़ का होता है, तो आप शायद उसको बता पाओ। तो आप ये टेबल देख सकते हो, ये पूरा का पूरा लिंक में दूंगा। बड़ा रफ सा हो गया है, लेकिन नो डाउट ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाटा टाइप। अब थोड़ा सा हम आते हैं डाटा टाइप जैसे ही हमने कर लिया, तो हम आएंगे एक बार एक चीज़ और देखना चाहता हूँ मैं, कैर। कैर एक स्पेशल चीज़ है, मैं कैर में चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको बता दूँ। ठीक है, कैर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए था, कैर। चलिए, अगर हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वो क्या करता है, कैर जो है, एक इससे रिलेटेड हम वर्ड सुनते हैं, एस्काई, ASCII। ठीक है, ASCII। ओके, ये स्काई है क्या? ये क्या 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 बातें करता है स्काई, क्या चीज़ें हैं? तो देखो, अगर मैं बात करूँ स्काई की, तो इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एस्काई एक IEEE स्टैंडर्ड है, उन्होंने एस्काई बनाया हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ IEEE ही है या नहीं, तो एस्काई है, जो कि बताता है कि किसी एक स्पेसिफिक सिंबल की, किसी एक स्पेसिफिक डिजिट की क्या नंबर है, क्या वैल्यू है। तो अगर हम बात करें कि A to Z, यस, A to Z की अगर हम बात करें, तो इसकी जो रेंज आएगी 65। अगर यहाँ पे आप 3 डॉट है, तो 65 से शायद ये 97 होता है, 65 से 97, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे रेंज इसकी 65 से 90, 26, 64, 11। आप इसको देख लेना, ये हो सकता है कि ये मिस्टेक हो मेरा, Ctrl+G में कर देता हूँ, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद हमारा एक आता है स्मॉल A to Z, अगर हम बात करें, तो उसकी भी रेंज हमारी इसी टाइप से होती है, वो शायद यहाँ पे 97 सपोजिट हो जाएगा, लास्ट में 122 होता है। ये मैं अपने मेमोरी के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, तो ये आप ये डिपेंड करता है कि हम प्रोग्रामिंग में अगर स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी ये ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो बिट बाइट में बात करती है, ये फर्दर अभी बिट बाइट में कन्वर्ट होगा कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर को पता नहीं कि ये क्या है, वो एक सिंबल ट्रीट करता है, लेकिन स्काई जो है वो इसको इंटरचेंज करती है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और फर्दर ये इंटीजर बिट बाइट में कन्वर्ट होता है, और वो मेमोरी के ब्लॉक में फिर स्टोर होता है। तो ये पूरा का पूरा ये है। अब बात करते हैं कि नहीं, ये तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, मैं जानता हूँ। नहीं, आप एक चीज़ शायद नहीं जानते हैं, आपके लिए न्यू होगा, तो वो चीज़ क्या है? जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो स्काई पे डिफ़ॉल्टली काम नहीं करती है। वो किस पे काम करती है? तो जावा के पास अपना एक बोल सकते हैं कि जावा डायरेक्टली स्काई नहीं, वो यूनिकोड पे काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरव्यू में पूछा गया है। आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू या किसी कंपनी के इंटरव्यू निकालो, तो वहाँ यूनिकोड लेकिन अपने अंदर स्काई को रखे हुए है। ठीक है, देखो वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि मैं कुछ लैंग्वेज के बताऊँ आपको, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिब्रू हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया। हर लैंग्वेज के अपने कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है और वोवेल है, उन सब के स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर कैसी होगी, उसकी डेफिनेशन यूनिकोड में मिली हुई है। जावा जितने भी वर्ल्ड के पॉसिबल लैंग्वेज हैं, उन सब के यूनिकोड किए हुए हैं। और इसके अलावा वो इंग्लिश का जो यूनिकोड है वो एस्काई के अंदर रखता है, यानी कि जावा के अंदर यूनिकोड प्लस एस्काई होते हैं। यूनिकोड प्लस एस्काई, ये दोनों चीज़ें जावा के अंदर आपको मिलेगी। और बाकी लैंग्वेज जो है C++, वो सिर्फ एस्काई कैरेक्टर पे काम करते हैं। वो हिंदी संस्कृत वाले सबको नहीं कर पाएंगे, जबकि जावा कर पाएगा पॉसिबली। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर का। हम आगे आते हैं। ठीक है, लिटरल्स, अब मैं लिटरल्स पे चलूँ। एक छोटा सा टॉपिक है लिटरल्स की। अगर हम बात करूँ, लिटरल क्या होता है, अगर बेसिक अगर कोई पूछ रहा है कि हमसे आप मुझे डेफिनेशन दो लिटरल्स की, तो लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। लिटरल्स यही होते हैं। क्या है लिटरल्स, दिखाओ कैसे दिखाएंगे? अच्छा ठीक है, दिखाता हूँ। तो लिटरल्स के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा Z इज इक्वल टू, मान लीजिए 5, सॉरी 5, एंड इसको हम इंटू कर रहे हैं किसी के साथ, 5 × X एंड प्लस लेट्स सपोज 7। ठीक है, और इंटू हमने किया Y के साथ। ओके, क्या हुआ यहाँ पे ये लिख करके? ठीक है, तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं, या आप देख रहे होंगे
कि इसमें से लिटरल्स क्या है। ये जो 5 और ये 7 है ये ही लिटरल्स है, ये 5 एंड ये 7 लिटरल्स है। फिर से लिटरल की डेफिनेशन दूँ, लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ये 5 चेंज नहीं होगा, 5 के बदले कोई दूसरा 7 हम वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 5 तो एज इट है, 5 को चेंज नहीं कर सकते। 5 का मतलब, अगर मैं कोई पूछे 5 का मतलब क्या है, तो ये 5 है, 5 एंट्रीज होंगी, यानी कि इन वन इफ़ वी वांट टू प्लस 4 न्यू एंट्रीज देन इट विल बी 5। सो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है, और ये 7 है, तो यही हमारे लिटरल्स हैं। अब लिटरल्स हैं तो लिटरल्स के टाइप्स भी होंगे, तो ज़्यादा इस पर डीपली में नहीं जाऊँगा। तो लिटरल्स के 4 टाइप होते हैं। एक इंटीग्रल लिटरल होता है अगर इंटीजर टाइप का है, डबल लिटरल है, डेसिमल टाइप का है, डेसिमल में भी मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट अगर आप जाना चाहते हो। कैरेक्टर लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स होता है। और लिटरल्स हम 2 प्रकार के होते हैं, इसमें डाटा टाइप होता है और वो कितना कौन सा वैल्यू लेता है। तो बाइट है वो इंट लेगा, शॉर्ट है इंट लेगा। मैं क्यों नहीं अपने टेबल पे आ जाऊँ, यस ठीक है। शॉर्ट बाइट जो भी है और इंट है वो हमारा इंटीजर टाइप का लेता है, लॉन्ग भी हमारा लॉन्ग एल टाइप का लेता है, लॉन्ग टाइप का। फ्लोट की बात करूँ तो वो फ्लोट एफ, और डबल की बात करूँ कैर की, और बुलियन की बात करूँ तो वो बुलियन ट्रू फॉल्स लेता है। आई होप यहाँ तक आपको लिटरल्स क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर पे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जल्दी कंप्लीट करने का। एरिथमेटिक ऑपरेटर फटाक से मैं आऊँ, यस, क्योंकि हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में सबको प्रॉब्लम होती है, तो जल्दी से मैं चाहता हूँ कि वो आज ये सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि आप इस क्लास के बाद खुद से प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। तो ऑपरेटर बेसिकली अभी मैं 2 ऑपरेटर की बात करूँगा, एक एरिथमेटिक ऑपरेटर की और दूसरा हम बात करेंगे एक सपोज दैट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। मैं बिट वाइज इन सब की बाद में बात करूँगा। इंक्रीमेंट स्लैश टी सी एम ई एन टी, अच्छा लेट, मुझे चैट देख लेना चाहिए। अच्छा, सीपीयू साइकिल रिपीट प्लीज। ओके, सीपीयू साइकिल बेसिकली है क्या कि सीपीयू जो है वन गो में, देखिए सीपीयू का जो है एक आइडियल टाइम होता है। सीपीयू एक पूरे के पूरे जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, या सपोज डेट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो सीपीयू देखता है कि ना कि कितना ये मेमोरी बाइट की रिक्वायरमेंट कर रहा है। यानी कि जैसे सपोज डेट यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो 2 2 4 2 6, सॉरी 1 1 1 या 2 2 4 2 6 लेगा, ठीक है, कैरेक्टर है ना, तो हाँ ठीक है। तो यानी कि 32 बाइट उसकी कैपेबिलिटी 32 बिट का है, तो अभी मेमोरी उसको कितनी चाहिए, 6 तो या 3 वो कंज्यूम कर लिया है, तो 32 1 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 32 बिट कंप्यूटर है और हमारा टोटल जो प्रोग्राम है वो है सपोज डेट आपके 35 का, तो सीपीयू उसको 2 साइकिल में कंप्लीट करेगा। एक साइकिल में 32 बिट को लेगा और दूसरे साइकिल में 3 मोर को लेगा, तो 2 सीपीयू साइकिल में पूरे के पूरे यस को आपको प्रिंट करवा के देगा। तो इसी टाइप से ये चीज़ें होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, सीपीयू साइकिल टू ओनली, मुझे पता नहीं है क्या लिखे हैं इन्होंने, कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड होगा। 65 से 96, बिल्कुल सही है, 65 to 96, यस मुझे याद आ गया। अच्छा ठीक है, अब मैं जल्दी से कंप्लीट करूँ एरिथमेटिक। चलिए, एरिथमेटिक बेसिकली हमको सबको पता है कि हाँ भाई इसके अंदर 4 चीज़ें होती है, एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक डिवीज़न होता है, एक स्टार की आपकी बात कर लेते हैं, इसके अलावा मॉड्यूलस ऑपरेटर भी होता है। और ये प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान इसने बना दिया है। ये नॉर्मल डिवीज़न करेगा, लेकिन ये जो डिवीज़न करेगा ये हमें इसकी वैल्यू देगा टोटल हमारे रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, रिमाइंडर कितने आ रहे हैं। एंड देन ये कंप्लीट हो गया हमारा एरिथमेटिक। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे, ठीक है, 1 मिनट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें इसके प्रेसिडेंस पता नहीं है, इसलिए कभी कभी आप मिस कर सकते हैं। और एक हमारा ऐसा होता है, सॉरी ये कुछ भी नहीं है, तो इससे हम बोलेंगे पोस्ट। अगर आपके एक्स के बाद डबल प्लस लिखे हुए हैं तो ये पोस्ट टाइप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और पहले लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग प्री टाइप का इंक्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब ये था तो ये क्यों डाला तुमने, ये था तो ये क्यों डाला, प्रोग्रामिंग के अंदर क्यों डाला गया है, तो देखो। अब बात करते हैं, लेट सपोज एक छोटा सा मैं यहीं पे प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। लेट इंट अभी है हमारा x इज इक्वल टू, और ये आपको जवाब देना है 5 कॉमा y, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, y में असाइनमेंट कर रहे हैं x की, इसमें दे रहे हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट। देन हम बताना है आपको कि x की और y की वैल्यू जब हम SOP करेंगे तो क्या आएगा। x
कॉमा वाई, और फिर मैं क्लियर करता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मैं वो चैट देख लूँ, एनीवन? चलिए मैं क्लियर करता हूँ इसको। हमने इंट में x रखा है और फिर हमने y को भी इनिशियलाइज़ नहीं किया, यानी कि y के अंदर कोई भी स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और x के अंदर हमने एक वैल्यू डाल दिया 5। अब y में हम फिर से क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं x को पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि नहीं, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की जो प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट से कम होगी, यानी कि इसके अंदर पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में x इंक्रीमेंट होगा। यानी कि क्या होगा, x की वैल्यू अभी 5 थी तो y की वैल्यू भी 5 होगी, देन x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकल के सामने आएगा वो आएगा x बराबर 6 और y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे डाउट है आपको तो आप मुझे बताइए। क्लियर है ये? पोस्ट ऑपरेशन अभी मैंने बताया। अब जल्दी से मैं कवर करता हूँ प्री ऑपरेटर को। अगर यहीं पे हमारा ये ऐसा रहता y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तब चीज़ें कहानी दूसरी हो जाती। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू पहले 5 थी, प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले आपको इंक्रीमेंट करना होगा देन आप असाइन करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट जो होता है वो इसके बाद हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा वैल्यू आ जाएगा x इंक्रीमेंट होके 5 से 6 बन जाएगा और y के अंदर भी 6 आएगी। तो इस केस के लिए y इज इक्वल टू आपके 6 होंगे और x इज इक्वल टू भी 6 होंगे। ये एक और लास्ट कहानी कि दोनों अगर आ जाएं तो क्या करें। अच्छा, दोनों आ गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, मैं फिर से टाइप ही कर लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 5 लेट सपोज, और हमारा हो जाएगा x प्लस प्लस देन सॉरी प्लस प्लस एक्स। अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, देखिए हमें डेफिनेशन पता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, आपको बाद में करना है, प्री इंक्रीमेंट नहीं, पहले आपको पहले प्रोग्राम करना होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आई हैं तो x प्लस प्लस क्या बोलता है, इंक्रीमेंट तो करना ही है ना, क्योंकि असाइनमेंट तो पहले हो चुकी है। अब इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपको, ये आएगा 6 और फिर से इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया तो ये बोल रहा है 7। तो ओवरऑल x की वैल्यू अगर SOP आप करोगे system.out.println तो वहाँ पे आपको प्रिंट होके मिलेगा 7। ठीक है, तो डेट्स इट आज के क्लास के लिए यही। तो नेक्स्ट क्लास जो है मे बी एरे और 2D एरे। अब हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसकी।